नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के साथ एंटी टेररिज्म विषयों पर बैठकों की मेजबानी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2023 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। लेंसेट ग्लोबल हेल्थ के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में बाल विवाह की दर काफी ज्यादा है। भारत और ओमान ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी। राज्यसभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने मंत्रालयों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत नियम बनाने में देरी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। और संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सीकल सेल डिजीज के मरीजों के इलाज के लिए क्रिस्पर आधारित पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर महत्वपूर्ण संगठन एससीओ से संबंधित है। भारत ने शंघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के साथ एंटी टेररिज्म विषय पर बैठकों की मेजबानी की है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना के साथ एक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य आतंकवादियों और उग्रवादियों द्वारा नई प्रौद्योगिकियों और इंटरनेट के उपयोग को रोकने के लिए उपाय करना है। रेड्स का मुख्यालय उज्बेकिस्तान ताशकंद में है। ये एससीओ का एक स्थायी निकाय है। ये आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ सदस्य देशों के सहयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। उग्रवादियों द्वारा प्रौद्योगिकी और इंटरनेट का दुरुपयोग किया जा रहा है। उग्रपंथी गैर राज्य अभिकर्ता साइबर हमलों के जरिए महत्वपूर्ण अवसंरचना को अक्षम कर देते हैं। ये सीमाओं के पार मादक पदार्थों, हथियारों और गोला बारूद की तस्करी के लिए ड्रोन का उपयोग करते हैं। वे ऑनलाइन चरमपंथ के माध्यम से फेक न्यूज बनाने, सदस्यों की भर्ती करने आदि के लिए डार्क वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम टूल और सॉफ्टवेयर का व्यापक रूप से उपयोग करते हैं। ये वर्चुअल मुद्राओं के जरिए मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह से वे मनी लॉन्ड्रिंग, मादक पदार्थों की तस्करी आदि में शामिल हो सकते हैं। 2017 में किया गया WannaCry रैंसमवेयर हमला इसका एक उदाहरण है। शंघाई सहयोग संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसमें 2 स्थायी निकाय हैं, जिसमें शामिल है बीजिंग में एससीओ सचिवालय और ताशकंद में रेड्स की कार्यकारी समिति। एससीओ के सदस्य हैं चीन, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। उग्रपंथियों द्वारा प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग से निपटने के लिए कुछ उपाय भी किए गए हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का दिल्ली घोषणा पत्र जारी किया गया है। ये आतंकवाद संबंधी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग से निपटने पर लक्षित है। इसके अलावा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने वर्चुअल एसेट्स को विनियमित करने के लिए 2018 में दिशा निर्देश जारी किए थे। आतंकवाद रोधी अभियानों में भारतीय सेना फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग कर रही है। ग्लोबल काउंटर टेररिज्म फोरम ने बर्लिन मेमोरेंडम ऑन गुड प्रैक्टिसेस टू काउंटर टेररिस्ट यूज ऑफ अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को अपनाया है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2023 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। लीड्स में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम के प्रदर्शन का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन के 3 पिलर्स हैं: लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स सेवाएं तथा परिचालन संबंधी और विनियामक परिवेश। लीड्स की शुरुआत 2018 में की गई थी। इसे विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स की तर्ज पर शुरू किया गया था। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स LPI पूरी तरह से परसेप्शन आधारित सर्वेक्षणों पर निर्भर है। वहीं लीड्स परसेप्शन और ऑब्जेक्टिविटी दोनों को शामिल करता है। LPI 2023 की 139 देशों की सूची में भारत 38वें स्थान पर है। लीड्स 2023 के प्रदर्शन के सार की अगर हम बात करें, इसमें राज्यों को कई श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे तटीय राज्यों को अचीवर्स, फास्ट मूवर्स या फिर एस्पायर्स के ग्रुप में बांटा गया है। तटीय राज्यों में अचीवर्स हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। फास्ट मूवर्स हैं केरल और महाराष्ट्र, और एस्पायर्स हैं गोवा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। स्थलरुद्ध राज्यों की बात करें तो इसमें अचीवर्स हैं हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। फास्ट मूवर्स हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड, और एस्पायर्स हैं बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड। पूर्वोत्तर राज्यों में अचीवर्स हैं असम, सिक्किम और त्रिपुरा। फास्ट मूवर्स हैं अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। एस्पायर्स हैं मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में अचीवर्स हैं चंडीगढ़ और दिल्ली।
फास्ट मूवर्स हैं अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप तथा पुडुचेरी, और एस्पायर्स हैं दमन और दीव या दादरा एवं नगर हवेली, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि विनियामक पिलर में सबसे ज्यादा सुधार दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क की लंबाई 2014-15 की तुलना में लगभग 48% बढ़ गई है। ऐसा पिछले दशक में सरकार द्वारा सतत निवेश को प्रोत्साहन दिए जाने के कारण संभव हुआ है। वित्त वर्ष 2018 से वित्त वर्ष 2022 के बीच कंटेनर फ्रेट स्टेशनों की कुल संख्या में 18% और अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की संख्या में 26% की वृद्धि हुई है। केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति घोषित की है। इसके अलावा 21 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने भी अपनी लॉजिस्टिक्स नीतियों को अधिसूचित किया है। लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के लिए लीड्स का काफी महत्व है। ये लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक में राज्यों के उद्देश्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप करने का प्रयास करता है। ये लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक में सुधार के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। ये तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए क्षेत्रक विशेष पर जानकारी प्रदान करता है और इस तरह से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को सशक्त बनाता है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की, जो कि पेपर 1 के महिला अधिकारों से जुड़ी हुई है, या फिर इसको सुभेद्य वर्गों से जोड़ के भी देखा जा सकता है। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ के एक अध्ययन के मुताबिक भारत में बाल विवाह की दर काफी ज्यादा है। इस रिपोर्ट के बिंदुओं के मुताबिक अध्ययन के अनुसार 5 में से 1 लड़की और 6 में से 1 लड़के का अभी भी बाल विवाह किया जा रहा है। गौरतलब है कि 2006 और 2016 के बीच लड़कियों के बाल विवाह में आई गिरावट की तुलना में 2019 और 21 के बीच आई गिरावट कम रही है। लड़कियों के मामले में बाल विवाह 1993 के 49% से घटकर 2021 में 22% रह गई थी। 2016 से 21 के दौरान 6 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में लड़कियों के बाल विवाह में वृद्धि देखी गई है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़कों के लिए विवाह की कानूनी उम्र 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 के तहत लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। बाल विवाह मानवाधिकारों का उल्लंघन है और साथ ही इसे यौन एवं जेंडर आधारित हिंसा का एक रूप भी माना जाता है। इससे लड़का और लड़की दोनों के स्वास्थ्य पर कई तरह के दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ऐसे में वे अपनी पूरी क्षमता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सतत विकास लक्ष्य 5.3 का उद्देश्य 2030 तक लड़कियों के बाल विवाह को समाप्त करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहल का उद्देश्य लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बाल विवाह को हतोत्साहित करना है। दरअसल बाल विवाह के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि सामाजिक मान्यताएं, लैंगिक रूप से असमानता, शिक्षा की कमी और गरीबी, और बालिकाओं की सुरक्षा संबंधी चिंताएं। भारत और ओमान ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विजन डॉक्यूमेंट को मंजूरी दी। हाल ही में ओमान के सुल्तान ने भारत की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भविष्य के लिए साझेदारी शीर्षक से एक संयुक्त विजन डॉक्यूमेंट अपनाया है। इस डॉक्यूमेंट में अमृत काल के अंतर्गत भारत के विकास लक्ष्यों और ओमान के विजन 2040 के बीच उल्लेखनीय तालमेल को स्वीकार किया गया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में डिजिटल कनेक्टिविटी, चिकित्सा, पर्यटन, समुद्री सुरक्षा, हॉस्पिटैलिटी, अंतरिक्ष, कृषि और खाद्य सुरक्षा जैसे कुछ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भारत और ओमान संबंधों की अगर हम बात करें तो भारत की पश्चिम एशिया नीति में ओमान का महत्वपूर्ण स्थान है। 2008 से ही ओमान भारत का रणनीतिक साझेदार देश रहा है। ओमान खाड़ी सहयोग परिषद और अरब लीग जैसे मंचों पर भारत के लिए संवाद की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। साथ ही हिंद महासागर रिम एसोसिएशन भी दोनों देशों के लिए सहयोग का एक मंच है। ओमान में बड़ा प्रवासी भारतीय समुदाय रहता है, जिसकी संख्या 7 लाख के करीब है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2020-21 में 5.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये 2022-23 में दोगुने से ज्यादा बढ़कर 12.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया था। 2022 में ओमान से कच्चे तेल का आयात करने वाला भारत दूसरा सबसे बड़ा देश था। चीन प्रथम स्थान पर था। अक्टूबर 2022 में भारत और ओमान ने ओमान में रुपे डेबिट कार्ड लॉन्च किया था। इसके अलावा प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEEC अवसंरचना परियोजना में ओमान की महत्वपूर्ण भूमिका है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। राज्यसभा की अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने मंत्रालयों द्वारा विभिन्न अधिनियमों के तहत नियम बनाने में देरी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। किसी भी अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर उससे जुड़े नियमों को बनाने का प्रावधान है।
इसके बावजूद विभिन्न अधिनियमों के तहत अधीनस्थ कानून कई वर्षों से नहीं बनाए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। इस कानून के तहत नियम बनाने की प्रक्रिया कई वर्षों से अटकी हुई है। दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने अभी भी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम 2006, इस अधिनियम के तहत भी नियम या विनियम बनाने में देरी हुई है। इसके लिए अधीनस्थ विधान यानी कानून के निर्माण के लिए मंत्रालय को अब तक 10 बार समय विस्तार दिया जा चुका है। इसके बावजूद अधीनस्थ विधान के निर्माण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि विधायिका के अधीनस्थ प्राधिकरण द्वारा बनाए गए कानून को अधीनस्थ विधान कहते हैं। अधीनस्थ विधान या कानून की आवश्यकता क्यों है? विधायिका के पास कानून बनाने के अलावा इससे जुड़े नियमों और विनियमों को बनाने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। ऐसे में अधीनस्थ विधान के निर्माण में अधीनस्थ प्राधिकरणों की भूमिका एक व्यवहारिक जरूरत बन जाती है। विशेषज्ञ और टेक्नोक्रेट कानून के ढांचे में रहते हुए अधीनस्थ विधान की मदद से जानकारी प्रदान करते हैं। ये विशेष रूप से कानून के नए उभरते क्षेत्रों जैसे डेटा सुरक्षा आदि के संबंध में मददगार होता है। अधीनस्थ विधान से संबंधित कई समस्याएं भी हैं, जैसे कि अधीनस्थ विधान के निर्माण और कानून को लागू करने में देरी से सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में बाधा पैदा होती है। प्रत्यायोजित विधान पर संसद में पर्याप्त चर्चा नहीं होने से कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा कानून निर्माण में कार्यपालिका को ज्यादा विवेकाधीन शक्तियां देना शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत के खिलाफ है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत कौन से आर्टिकल के तहत आता है। राज्यसभा की अधीनस्थ विधानसभा समिति के बारे में अगर हम बात करें तो इसका गठन राज्यसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के रूल 204 के तहत किया जाता है। इसके तहत सौंपे गए कार्य हैं समीक्षा करना और राज्यसभा को सूचित करना कि क्या नियम, विनियम, उपविधि, योजनाएं आदि बनाने की शक्तियों का उपयोग उचित रूप से किया गया है या फिर नहीं। गौरतलब है कि अधीनस्थ प्राधिकरण को ये शक्तियां या तो संविधान द्वारा मिली होती हैं या संसद उन्हें प्रत्यायोजित करती है। और आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये पेपर 3 के टॉपिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी US FDA ने सीकल सेल डिजीज के मरीजों के इलाज के लिए क्रिस्पर आधारित पहली जीन थेरेपी को मंजूरी दी। कैसगेवी और लिफजेनिया SCD के इलाज के लिए कोशिका आधारित पहली जीन थेरेपी है। इसे 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सीकल सेल डिजीज रोगियों के इलाज के लिए मंजूरी दी गई है। सीकल सेल डिजीज रक्त संबंधी एक आनुवंशिक बीमारी है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है और साथ ही कई मामलों में मरीज की असामयिक मृत्यु भी हो जाती है। आपको बता दें कि सीकल सेल डिजीज और बीटा थैलेसीमिया रोगों के इलाज के लिए यूनाइटेड किंगडम ने भी कैसगेवी थेरेपी को मंजूरी दी हुई है। थैलेसीमिया रक्त से संबंधित एक आनुवंशिक बीमारी है। इस बीमारी में शरीर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का अधिक उत्पादन नहीं कर पाता है। कैसगेवी थेरेपी में क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स एसोसिएटेड प्रोटीन यानी CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग किया जाता है। CRISPR-Cas9 एक प्रकार की जीनोम एडिटिंग तकनीक है। CRISPR-Cas9 तकनीक का उपयोग जीन के कार्यों में बदलाव करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक की मदद से आनुवंशिक कोड में बदलाव किया जाता है या जीनोम के DNA में सटीक स्थान पर बदलाव किया जाता है। आपको बता दें कि इमैनुअल शार्पेंटियर और जेनिफर ए डोडना को CRISPR-Cas9 तकनीक की खोज के लिए 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। CRISPR-Cas9 तकनीक कैसे काम करती है, आइए जानते हैं इसके बारे में। ये DNA स्ट्रैंड्स को काटने और पेस्ट करने की एक तकनीक है। सबसे पहले उस आनुवंशिक कोड की पहचान की जाती है जिसे संशोधित या बदलना होता है। Cas9 प्रोटीन आणविक कैंची के युग्म की तरह काम करता है। इनका उपयोग DNA स्ट्रैंड से किसी हिस्से को काटने के लिए किया जाता है। स्ट्रैंड्स जब टूट जाते हैं तो उनमें स्वयं से मरम्मत करने के गुण भी मौजूद होते हैं। इस तरह से क्षतिग्रस्त DNA स्ट्रैंड को हटाया जा सकता है। इससे मानव शरीर को फिर से स्वस्थ बनाने में मदद मिलती है। CRISPR तकनीक के उपयोग से मानव भ्रूण के जीन में बदलाव किया जाता है। फसलों के आनुवंशिक कोड में बदलाव करके उन्हें सहिष्णु बनाया जा सकता है। इसके अलावा कैंसर के इलाज के लिए नई चिकित्सा विधियों का विकास किया जा सकता है। CRISPR तकनीक Cas9 प्रोटीन कोशिका में गाइड RNA के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। ये कॉम्प्लेक्स एक स्पेसर से सटे हुए मैचिंग जीनोमिक DNA अनुक्रम से जुड़ता है। Cas9 RNA कॉम्प्लेक्स DNA के दोहरे स्ट्रैंड को काटता है। प्रोग्राम DNA को इन कटे हुए हिस्सों से जोड़ दिया जाता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। गोल्डीलॉक्स जोन, हैबिटेबल जोन।
नासा के एक नए अध्ययन में सुदूर स्थित तारों के हैबिटेबल जोन में 17 महासागर युक्त ग्रहों की खोज का उल्लेख किया गया है। इन ग्रहों के बर्फीले शेल्स के नीचे तरल जल के महासागर हो सकते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन किसी तारे के आसपास का वो क्षेत्र है जो न तो बहुत ज्यादा गर्म होता है और न ही बहुत ज्यादा ठंडा। ये स्थिति उस तारे के आसपास के ग्रहों की सतह पर जल के तरल के रूप में प्राप्त होने के लिए आदर्श होती है। पृथ्वी सौरमंडल में सूर्य के गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, इसलिए यहाँ के महासागरों में तरल रूप में जल प्राप्त होता है। ऐसे चट्टानी एक्सोप्लैनेट्स जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में होते हैं, उनकी सतह पर तरल रूप में जल मिलने की ज्यादा संभावना होती है। अगला टॉपिक है पिंक बॉलवर्म। पिंक बॉलवर्म एक कीट है। ये मुख्य रूप से कपास की फसल को नुकसान पहुंचाता है। वयस्क मादा PBW यानी पैक्टिनोफोरा गॉसिपिएला कॉटन बॉल्स पर अंडे देती है और अंडों से निकले नए लार्वा बीजों को खाते हैं और कपास के रेशों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे कपास की उपज और गुणवत्ता कम हो जाती है। पिंक बॉलवर्म ने अपनी पहली पीढ़ी के ट्रांसजेनिक बीटी कपास के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है। पिंक बॉलवर्म के नियंत्रण के लिए कई उपाय किए गए हैं, जैसे कि अगले सीजन में पिंक बॉलवर्म से बचाव के लिए फसल चक्र में बदलाव करना चाहिए। इसके तहत खेत में कम से कम 7 महीने तक कपास की खेती नहीं करनी चाहिए। PB नॉट तकनीक से कीट के प्रजनन की संभावनाओं को रोका जा सकता है। आकाश अस्त्र प्रणाली। हाल ही में वायुसेना का युद्धाभ्यास अस्त्र शक्ति 2023 आयोजित हुआ है। इस दौरान भारत ने एकल फायरिंग यूनिट का उपयोग करके 25 किलोमीटर की रेंज पर एक साथ 4 हवाई लक्ष्यों को भेदने का प्रदर्शन किया। ऐसा करने वाला वो विश्व का पहला देश बन गया है। ये परीक्षण AWS का उपयोग करके सफलतापूर्वक किया गया था। AWS यानी आकाश अस्त्र प्रणाली। आकाश अस्त्र प्रणाली कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये सुभेद्य और संवेदनशील क्षेत्रों एवं स्थानों को हवाई हमलों से बचाती है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया है। ये ग्रुप मोड या ऑटोनॉमस मोड पर एक साथ कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। ये इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स सुविधाओं से युक्त है। इसे भारतीय वायुसेना और थल सेना में शामिल किया गया है। विजय दिवस। भारत में 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। ये दिवस 1971 के भारत पाक युद्ध की समाप्ति और बांग्लादेश की मुक्ति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको बता दें कि 16 दिसंबर 1971 को लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने ढाका में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था, तब इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। 1971 का युद्ध फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में लड़ा गया था। आपको बता दें कि 16 दिसंबर को मनाया जाने वाला विजय दिवस कारगिल विजय दिवस से अलग है। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। और सैम मानेकशॉ पे अभी एक पिक्चर भी आई है हाल ही में, आप उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। काकरापार 4 परमाणु रिएक्टर ने क्रिटिकलिटी प्राप्त कर ली है। क्रिटिकलिटी परमाणु रिएक्टर संचालन में उस स्थिति को कहते हैं जब विखंडन अभिक्रिया द्वारा इतनी संख्या में न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं जो चेन रिएक्शन के स्वतः सतत रूप से जारी रहने में पर्याप्त होते हैं। काकरापार रिएक्टर गुजरात में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। इसका निर्माण न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने किया है। NPCIL परमाणु ऊर्जा विभाग का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। गौरतलब है कि देश में 16 स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स की स्थापना की जा रही है। इनमें प्रत्येक रिएक्टर की क्षमता 700 मेगावाट है। काकरापार 4 इस सीरीज का दूसरा रिएक्टर है। अगला टॉपिक है भाषिणी राष्ट्रीय भाषा प्रौद्योगिकी मिशन। भाषिणी का उद्देश्य भाषाओं के लिए एक राष्ट्रीय पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है। ये टूल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य नई प्रौद्योगिकियों की क्षमताओं का लाभ उठाकर नागरिकों के लिए सेवाओं और उत्पादों का विकास करेगा। ये टूल सभी भारतीयों को उनकी अपनी भाषा में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने में मदद करता है। साथ ही ये इंटरनेट पर भारतीय भाषाओं में कंटेंट को बढ़ाता भी है। भाषिणी एक एकीकृत संरचना का निर्माण करता है। ये ओपन डेटा और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सिद्धांतों पर आधारित है। यह अनुसंधान पहलों और इकोसिस्टम को भी कंटेंट टूल में योगदान करने के लिए प्रेरित करता है। इसे जुलाई 2022 में लॉन्च किया गया था।
अगला टॉपिक है कैसिनी मिशन। वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह के बर्फीले चंद्रमा एनसेलेडस के महासागरों में हाइड्रोजन साइनाइड की उपस्थिति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। खोज नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा के विश्लेषण पर आधारित है। हाइड्रोजन साइनाइड जीवन की उत्पत्ति में योगदान देने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण अणु है। कैसिनी मिशन 1997 में लॉन्च किया गया था। इसे शनि ग्रह के अध्ययन के लिए डिजाइन लॉर लॉन्च किया गया है। साथ ही ये शनि ग्रह के वलयों और उसके चंद्रमाओं का भी अध्ययन कर रहा है। ये विशेष रूप से शनि के चंद्रमा टाइटन का अध्ययन कर रहा है। इसके साथ ह्यूजेंस लैंडर को भी भेजा गया है। इसने शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर लैंडिंग की थी। ये नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन है। काशी तमिल संगमम 2023। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन किया। इस आयोजन का उद्देश्य तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को पुनर्जीवित करना, उसका उत्सव मनाना और फिर से उन संबंधों की पुष्टि करना है। इसका पहली बार आयोजन 2022 में किया गया था। इसका उद्देश्य एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को आगे बढ़ाना था। इस आयोजन के लिए नोडल एजेंसी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है। साथ ही इसमें केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन, रेलवे, कपड़ा मंत्रालय जैसे अन्य मंत्रालयों की भी भागीदारी है। और आइए अब चर्चा करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। माल्टा, इसकी राजधानी वेलेटा है। अरब सागर में हाईजैक किए गए माल्टा के जहाज MV रूएन की भारतीय नौसेना ने मदद की है। माल्टा भूमध्य सागर में स्थित द्वीपीय देश है। इसमें 3 मुख्य द्वीप शामिल हैं, माल्टा, गोजो और कोमिनो, जिसमें कि माल्टा सबसे बड़ा है। माल्टा ट्यूनीशिया के पूर्व में, इटली के सिसिली द्वीप के दक्षिण में और लीबिया के उत्तर में स्थित है। 2004 में माल्टा यूरोपीय संघ का सदस्य बना था। माल्टा में गर्म और धूप युक्त ग्रीष्मकाल और हल्की सर्दियों वाली भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। माल्टा का उच्चतम बिंदु है तामे ड्रेक। माल्टा की अपवाह प्रणाली की बात करें तो यहाँ पर कोई भी स्थायी नदी या झील नहीं है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।